हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मंत्रा क्लास 10। तो जैसा कि आज ये लेक्चर नंबर 2 है सीबीएसई एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ का। मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करा रही हूँ जिसके बहुत ज़्यादा 90% चांसेस हैं कि वो आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो हम जो हैं वो ऐसे क्वेश्चन से ही लेकर आते हैं आपके लिए जिसको आप पढ़ सको, लर्न कर सको, समझ सको एंड वो आपको डायरेक्ट एग्जाम्स में हेल्प करा सकें। तो वेलकम बैक अगेन। एंड अगर आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको जाके देख लेना है, क्योंकि वो पार्ट 1 था। उसमें मैंने इंग्लिश सब्जेक्ट का, आपका जो इंग्लिश सब्जेक्ट है उसके मैंने कुछ टोटल 6 क्वेश्चंस कराए थे। एंड आज मैं फिर से इंग्लिश सब्जेक्ट का ही टोटल 6 क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। तो उन क्वेश्चंस को आपको समझना है, पहले पढ़ना है, फिर आपको लर्न करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे और वीडियोस, ऐसे और क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये कहता है, द तहसीलदार वॉज एन एजेंट ऑफ चेंज इन भोलीज लाइफ। ठीक है, अब तहसीलदार की बात हो रही है यहाँ पे। तहसीलदार, आपने स्टोरी तो पढ़ी होगी, आई होप आप सब पहले स्टोरीज पढ़ के आए होंगे। द तहसीलदार वॉज एन एजेंट ऑफ अ चेंज इन भोलीज लाइफ जस्टिफाई। ये चैप्टर का नाम है भोली और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि जो तहसीलदार था वो कैसे भोली की लाइफ को चेंज किया, वो किस तरह का एक एजेंट बन के आया, भोली की लाइफ को चेंज किया। हमको इसको जस्टिफाई करना है। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका ये रहा। ठीक है, ये 3 मार्क्स के अकॉर्डिंग मैंने आंसर आपके लिए लेकर आया है। अगर आपको लगे कि बड़ा है तो नहीं, बिल्कुल भी बड़ा नहीं है। 3 मार्क्स में आपको इतना तो एटलीस्ट लिखना ही पड़ेगा। फिर और हाँ, अगर आप कोशिश करोगे कि अगर आप पॉइंट्स में लिखो ना, जैसे 1 2 3 ऐसे, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। मैं यहाँ पे पैराग्राफ में लेकर आई हूँ, आप इसी को 2-3 लाइन में लिख लो पॉइंट्स बना के। ज़्यादा स्पेस भी लगेगा, थोड़ा नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग लगेगी और एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चा सही में स्टूडियस है, पढ़ने वाला है। तो चलिए पहले आंसर समझते हैं। द तहसीलदार प्लेड अ क्रूशियल रोल इन चेंजिंग भोलीज लाइफ। हमने पहली लाइन वही उठा दी जो क्वेश्चन में था। ठीक है, When he came to inaugurate the girls' school in the village, he persuaded Bholi's father to send her to school. जब वो विलेज में आया लड़कियों के लिए स्कूल को इनॉग्रेट करने के लिए, उस टाइम उसने भोली के पापा को परसुएड किया था। परसुएड करने का मतलब है अपनी किसी बात पे किसी को मनवाना। ठीक है, तो तहसीलदार चाहते थे कि भोली भी जाके पढ़े स्कूल में, तो उन्होंने भोली के पापा को परसुएड किया, यानी कि समझाया, अपनी बातों में को मनाया कि वो भी भोली को स्कूल भेजे। दो भोलीज पेरेंट्स वो हेजिटेंट एट फर्स्ट। हेजिटेंट का मतलब कि वो पहले तो हिचकिचा रहे थे कि नहीं, हम भोली को नहीं भेजेंगे। दे एग्रीड ड्यू टू द तहसीलदार सजेशन। बाद में उन्होंने तहसीलदार के सजेशन को माना और उन्होंने भोली को स्कूल भेजना शुरू किया। दिस स्मॉल डिसीजन ट्रांसफॉर्म्ड भोलीज फ्यूचर। एक छोटी सी डिसीजन ने भोली के फ्यूचर को पूरी तरह से बदल दिया था। एजुकेशन गेव हर कॉन्फिडेंस। पढ़ाई की वजह से उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, करेज आया एंड सेल्फ रिस्पेक्ट आई। Thus, the Tehsildar became an agent of change who set Bholi on the path of empowerment. आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो एक तरह से तहसीलदार ने भी भोली के लिए एक, दिखाया जाए तो भोली भी लड़की है, वुमेन है, उसके लिए भी एक एम्पावरमेंट वाला काम किया था ना। तो इसी तरह से भोली ने तहसीलदार जो है वो एजेंट बना और भोले की पूरी लाइफ उसने चेंज कर दी। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2 विच सेज कि बेस्ड ऑन द बुक दैट सेव द अर्थ। ये जो बुक है दैट सेव द अर्थ स्टेट हाउ जंपिंग टू कंक्लूजन्स हैड एन अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस फॉर द मार्टियंस। ठीक है, जो मार्टियंस थे, और ये जो स्टोरी है द बुक दैट सेव द अर्थ, मतलब कि ऐसी किताब जिसने पृथ्वी को बचा ली, हमारी धरती माता को बचा ली। वो क्या था कि मार्टियंस ने बिना को सोचे समझे एक अलग से कॉन्सिक्वेंसेस पे आ गए थे, एक अलग से कंक्लूजन पे आ गए कि हम नहीं अटैक करेंगे अर्थ को। क्यों? क्योंकि वो अर्थ को डेंजरस, स्ट्रॉन्ग मानते थे, है ना। तो ऐसा कुछ था उस टाइम पे। देखो पहले आंसर पढ़ो, उसके बाद मैं बताती हूँ। बिना उन्होंने सोचे समझे बस अपने कंक्लूजन पे आ गए एंड फिर उन्होंने अर्थ पे अटैक नहीं किया था। तो ये किसी बुक से लेके आया है। तो चलिए, ये भी 3 मार्क्स का आंसर है।
इसका आंसर हम देखते हैं। इन द बुक दैट सेव द अर्थ द मार्टियंस मिसअंडरस्टूड अ सिंपल बुक ऑफ राइम्स मदर गूज एज अ डेंजरस वेपन। ठीक है, इसमें मार्टियंस जो है वो मिसअंडरस्टूड मतलब गलतफहमी हो गई थी उनको कि जो सिंपल बुक की राइम्स थी, लल्ला लल्ला रूली वाली लल्ला लल्ला लोरी दूध की कटोरी, ऐसी जो बुक्स थी, लेकिन इसमें कुछ और राइम्स थी, मैं कुछ और राइम बता रही हूँ। तो जो मदर गूज थी उसको एज ए डेंजरस वेपन समझ लिया उन्होंने। दे मिस इंटरप्रिटेड वर्ड्स लाइक हमटी डमटी एंड हे डिडल डिडल, मतलब उन्होंने छोटे बच्चों वाली चीज़ों को, राइम्स को उन्होंने एकदम गलत समझ लिया था, मिसअंडरस्टूड कर गए थे वो एज ए सीक्रेट कोड। वो सोच रहे थे कि हाँ ये कोई सीक्रेट कोड है भाई, ये इनका कोई सीक्रेट इनक्रिप्टेड कोड है जिसको हमें समझना पड़ेगा, ये कोई कविता विविता नहीं है। एंड वॉर स्ट्रैटेजीज आउट ऑफ फियर दे कैंसिल देयर इन्वेजन ऑफ अर्थ। इन्वेजन का मतलब ऐसी इच्छा रखना जिससे वो पृथ्वी पे हमला कर सके, मतलब अ विश टू अटैक ऑन समवन, इसको बोलते हैं इन्वेजन। तो वो लोग चाहते थे अर्थ पे अटैक करना। तो बस इस डिडल डिडल और हमटी डमटी की वजह से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि नहीं भाई हमको नहीं झगड़ना है। Their act of jumping to conclusions saved Earth unintentionally, showing how a misunderstanding can sometimes have surprising consequences. तो इससे ये पता चलता है कि कभी कभी गलतफहमी होना भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि इससे मदर अर्थ जो थी वो बच गई थी अकॉर्डिंग टू दिस बुक। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट व्हाट एनी फ्रॉम द पोएम Annie Gregory would look for in a life partner as compared to Natalia from the proposal. Justify your answer with one example from each of the text. देखो आपके एग्जाम में ना आपको इस तरह के क्वेश्चंस मिलने ही वाले हैं जिसमें आपको किसी पोएम या किसी स्टोरी में कंपैरिजन बताएगा, या किसी स्टोरी में कंपैरिजन, किसी एक करेक्टर को उठा के पूछ लिया जाएगा। तो आपको डिस्क्रिमिनेट करना आना चाहिए, और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, कोई हलवा नहीं है। तो चलो पहले देखते हैं इसमें आंसर क्या है। देखो इतना बड़ा आंसर है। वर्ड काउंट की बात मैं कर लूँ पहले आप लोगों से। वर्ड काउंट जैसे कि अगर आप लोग, ठीक है, जैसे आप लोग अगर शॉर्ट आंसर लिख रहे हो जिसमें आपको 3 मार्क्स के आंसर लिखने हैं, तो उसमें आपको जस्ट 50 to 80 वर्ड्स, 50 to 80 वर्ड्स इज सफिशियंट। लेकिन अगर आप 6 मार्क्स के आंसर लिख रहे हो तो बेटा आप लोगों को 100 से लेकर 120 तक आंसर लिखना ही पड़ेगा वर्ड काउंट का, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है, अब उसमें आप लोग तभी तो कहानी लिखना शुरू कर देते हैं जिसका कोई सिर पाँव नहीं होता है। अब देखो, एनी फ्रॉम द पोएम एनी ग्रेगरी बिलीव्स दैट ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन इनर ब्यूटी नॉट फिजिकल अपीयरेंस। सही बात है। एनी ये मानती थी कि जो सच्चा प्यार होता है, तो ट्रू लव होता है, वो फिजिकल अपीयरेंस से नहीं, मतलब बाहरी दिखावे पर्सनालिटी से नहीं, बल्कि दिल की खूबसूरती देखने से होनी चाहिए। सही बात है। She feels that if someone loves her only for her yellow hair, that love is shallow and temporary. वो ये सोचती थी कि अगर कोई उसे सिर्फ उसके पीले बालों के लिए प्यार कर रहा है तो वो मतलब खोखला प्यार है। शैलो यानी खोखला प्यार है, कुछ देर तक चले। अरे मतलब उसने अपने बाल अगर येलो से लाल कर लिए तो वो लाल परी बन गई, तो कोई उसको प्यार नहीं करेगा। लाल टमाटर बन गई तो कोई उसको प्यार नहीं करेगा। मतलब उस आदमी को उसके पीले बालों से प्यार था, एनी से प्यार नहीं था। वो ये मानती थी। एनी विशेस फॉर अ पार्टनर हु वैल्यूज हर हार्ट नेचर एंड कैरेक्टर। एनी ये चाह रही थी कि कोई उसको ऐसा पार्टनर मिले जो उसके दिल को, उसके स्वभाव को, उसके कैरेक्टर को, पर्सनालिटी को वैल्यू करे, उससे प्यार करे। In contrast, Natalia from the proposal is more practical and materialistic. और इसी का कॉन्ट्रास्ट मतलब जस्ट अपोजिट। जो नटालिया है द प्रपोजल स्टोरी की, ठीक है, वो क्या चाहती थी, वो बहुत प्रैक्टिकल थी। और मटेरियलिस्टिक मतलब मोह माया से ग्रसित होना। अब तुम लोग सोचो, ग्रसित मतलब मोह माया से घिरे हुए होना। जो लोग बोलते हैं ना, साधु संत जो आपने सुना होगा, वो बोलते हैं कि ये मोह माया की दुनिया है, इससे परे हटो, मतलब मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इससे अलग हटो। ठीक है। She is interested in Lomov mainly for his wealth and property. वो लोमोव में क्यों इंटरेस्टेड थी? क्योंकि उसकी वेल्थ की वजह से, उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। Her discussions about Oxen Meadows show her focus on social status rather than emotions. वो जो बातें क्या करती थी ऑक्सेन के बारे में, वो बताती थी, वो देखा करती थी कि किसका सोशल स्टेटस ज़्यादा है। Thus, Annie seeks spiritual love based on feelings, while Natalia looks for security and social advantage in her life partner.
वहीं जहाँ पे एनी जो है वो स्पिरिचुअल लव चाहती थी जिसपे फीलिंग्स पे बेस्ड हो, लेकिन वहीं पे जो नटालिया थी वो चाहती थी कि उसको सेफ्टी मिले, सोशल एडवांटेज मिले है। कोई वो अगर सड़क पे निकले तो भाई उसको 10 लोग हाय हेलो बोले, अरे आप तो वही हो ना, अरे आप इतनी फेमस हो ना। तो बस वही वाला है जो शो ऑफ वाली मतलब नटालिया जो थी वो शो ऑफ वाली थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है कि एक्सप्लेन हाउ द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी और अ पोम कैन इनहेंस इस प्लॉट विद रेफरेंस टू डस्ट ऑफ द स्नो एंड टी फ्रॉम असम। हमें रेफरेंस लेना है। देखो इसमें भी हमें 2 पोएम दे दिया, डस्ट ऑफ स्नो और टी फ्रॉम असम। हमने बोला है ना कि इसमें ऐसे ऐसे आने वाले हैं आप लोगों को। अब देखना द सेटिंग ऑफ अ स्टोरी और अ पोएम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग मूड एंड मीनिंग। ठीक है, किसी भी स्टोरी का एक सेटिंग होता है, मतलब कि वो जो स्टोरी है, वो जो पोएम है, वो किसी सेटिंग पे, मतलब किसी एक थीम पर बेस्ड होनी चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना। कि अगर आपको पता ही ना हो कि कौन सी स्टोरी किस थीम पर है, किस मूड पे है, तो आप क्या ही पढ़ोगे। अगर आपका मूड अभी कुछ है कि आपको थ्रिलर पढ़ना है, थ्रिलर देखना है, तो आप कुछ थ्रिलर वाली चीज़ें करोगे। नहीं, अगर आपको कुछ और करना है, आपको पीस चाहिए तो आप कुछ और देखोगे, आपको बिजनेस करना है आप कुछ और देखोगे, आपको रोमांस करना है आप कुछ और देखोगे। तो मूड पे डिपेंड करता है। डस्ट ऑफ स्नो द विंट्री कोल्ड सेटिंग मिरर्स द पोएट्स ग्लूमी मूड। अब जो डस्ट ऑफ स्नो है वो देखो एक सर्द वाली चीज़ें दिखा रहा है, उसमें पोएट की ग्लूमी मूड की बात की जा रही है। व्हेन स्नो फॉल्स फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री इट चेंजेस इट्स मूड फ्रॉम सैडनेस टू चीयरफुलनेस। जब हेमलॉक ट्री से एक स्नो गिरती है तो कैसे वो पोएट का मूड चेंज हो जाता है। वो दुखी उदास बैठा होता है, उसको एकदम स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, उसको चीयरफुलनेस एकदम खुशियाहट आ जाती है उसके अंदर। Thus the setting beautifully supports the theme of finding joy in small moments। तो इस पोएम का मतलब ये था कि आपको हर छोटी छोटी चीज़ों में खुशी आनी चाहिए। ठीक है, मतलब आप खुशी ढूंढो हर छोटी चीज़ में। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, इसमें भी खुशी ढूंढो। ठीक है, नहीं मिल रही है तो अपने आप को गुदगुदी कर लो, लेकिन ढूंढो खुशी। फिर इन टी फ्रॉम असम द लश ग्रीन टी गार्डन्स मिस्ट एंड सीनिक ब्यूटी ऑफ असम क्रिएट अ रिफ्रेशिंग एंड लिवली एटमॉस्फेयर। अब बताना कौन कौन असम से है भाई, वहाँ की चाय इतनी फेमस आती हैं। कोई हो तो भाई मेरे घर तक पहुंचा दो यार, प्लीज 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 प्लीज, हाथ जोड़ के विनती है, घर तक चाय पहुंचा दो जल्दी जल्दी जल्दी। चलो वापस टॉपिक पे आते हैं कि जो टी फ्रॉम असम जो है उसमें जो देखो बागबान, एकदम बागबान मूवी नहीं, मूवी की बात नहीं कर रही मैं हरे हरे घास वास की बात कर रही हूँ जो वहाँ पे टी प्लांटेशन होती है असम में। क्रिएट अ रिफ्रेशिंग एंड लिवली एटमॉस्फेयर द सेटिंग हाईलाइट्स इंडियाज नेचुरल ब्यूटी एंड इट्स रिच टी कल्चर। ये बताता है कि हमारा भारत कितना महान है कल्चर में। ऑफ कोर्स हमारा भारत बहुत महान है कल्चर से रिलेटेड अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसमें खासियत ही है कि टी कल्चर, वाह चाय। हैंस बोथ सेटिंग्स इनहेंस द सेंट्रल आइडिया एंड इमोशनल डेप्थ ऑफ देयर प्लॉट्स। भाई दोनों स्टोरी में अपने अपने सेटिंग्स है, अपने अपने। वो सेटिंग की बात नहीं कर रही मैं, ठीक है, ये पोएम और स्टोरी की सेटिंग की बात हो रही है यहाँ पर। पता चले वही सेटिंग है, याद कर लो तुम लोग। मैं यहाँ पे बता रही हूँ कि अपने इनहेंस कि ये दोनों कैसे कैसे अपनी थीम्स को ये लोग बताते हैं। ठीक है, कितनी गहराई में सोच के पोएट्स और स्टोरी अपनी लिखा करते हैं। चलो 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 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है बेस्ड ऑन अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी स्टेट हाउ मिसेस पम्फ्री डिड मोर हार्म देन गुड टू ट्रिकी। ट्रिकी को मिसेस पम्फ्री ने कैसे ट्रिक किया। देखो अब ये 6 मार्क्स का आंसर है, इसको हमको दिखना है, तो चलो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है मिसेस पम्फ्रीज एक्सेसिव अफेक्शन एंड पैम्परिंग डिड मोर हार्म देन गुड टू हर डॉग ट्रिकी। देखो मिसेस पम्फ्री थी, पैम्पर्स नहीं पम्फ्री है ना, पम्फ्रेज जो थी वो मिसेस पम्फ्रेज, उनके पास एक प्यारी सी डॉग थी या था जो भी हो, हाँ थी जिसका नाम था ट्रिकी। उन्होंने उसको इतना लाड दुलाड़ किया कि भाई उसकी हालत ख़राब कर दी। कैसे? शी कॉन्स्टेंटली फीड हिम रिच फूड लाइक केक्स क्रीम एंड चॉकलेट्स विच मेड हिम ओवरवेट एंड लेजी। इतना तो हमें नहीं मिलता, तो मतलब उसको केक्स मिलते थे, क्रीम मिलते थे, चॉकलेट्स मिलते थे, जिसकी वजह से वो दिन भर लेटे लेटे महारानी की तरह खाया करती थी। वो लेजी हो गई, ओवरवेट हो गई। ट्रिकी स्टॉप प्लेइंग एंड बिकम सिक बिकॉज ऑफ ओवर फीडिंग। ज़्यादा खाने की वजह से वो बेचारी बीमार पड़ चुकी थी। When Dr. Harriot took Tricky to his surgery, he gave him no extra food and let him play with other dogs.
देखो, जब हेरियट के पास गई तो उन्होंने उसको कुछ खाना ही नहीं दिया, बेचारे को भूखे रख दिया, और उन्होंने खेलने दिया कि जाओ तुम दूसरे डॉग्स के साथ खेलो। विद इन अ फ्यू डेज ट्रिकी बिकम एक्टिव एंड हेल्दी अगेन। कुछ दिन के बाद ट्रिकी वापस आई, तंदुरुस्त हो गई। दिस शोज दैट मिसेस पम्फ्रेज ओवर इंडल्जेंस एंड लैक ऑफ डिसिप्लिन ऑन मिस ट्रिकीज हेल्थ। इसे बोलते हैं ज़्यादा लाड प्यार नहीं करना चाहिए। लाड प्यार में भी बच्चे बिगड़ जाते हैं। क्यों बिगड़ जाते हैं? इस ट्रिकी की तरह, आप भी डॉग की तरह हो जाओगे, समझे? Her intentions were loving but her actions harmed Tricky instead of helping him. उसके intentions तो सही थे कि भाई उसको प्यार करे, केयर करे, लेकिन वो उसके साथ गलत कर रही थी, मतलब कि उसको एकदम लेजी बना रही थी, which is not right, right? चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि यहाँ पे है आपका लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अभी तक अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्राइब द ट्विस्ट इन द प्लॉट इन द मिडनाइट विजिटर। एनालाइज हाउ फॉलोअर्स ओपिनियन ऑफ ऑजेबल मस्ट हैव अंडरगोन अ चेंज आफ्टर द प्लॉट ट्विस्ट। आई दोबारा पढ़ो। डिस्क्राइब द ट्विस्ट इन द प्लॉट इन द मिडनाइट विजिटर। हमें वो ट्विस्ट बताना है। द मिडनाइट विजिटर जो चैप्टर था आपकी, उसके अंदर जो प्लॉट में जो ट्विस्ट आया था, उसके बारे में हमें डिस्क्राइब करना है, एनालाइज करना है। हाउ फॉलोअर्स ओपिनियन ऑफ ऑजेबल मस्ट हैव अंडरगॉन अ चेंज आफ्टर द प्लॉट ट्विस्ट। फॉलोअर्स का जो ओपिनियन था ऑजेबल को लेके, वो कैसे ही ट्विस्ट के चलते ही, मतलब ट्विस्ट के आते ही कैसे चेंज हो गया, तो तुम्हें पता चलेगा आंसर पढ़ के ही। तो चलो आंसर पढ़ते हैं। आंसर है द मिडनाइट विजिटर। फॉलोअर एक्सपेक्टेड ऑजेबल टू बी स्मार्ट एंड एक्साइटिंग सीक्रेट एजेंट, बट ही वॉज डिसअपॉइंटेड टू सी अ फैट एंड डल मैन। इस चैप्टर में फॉलोअर ने ये एक्सपेक्ट किया था कि जो ऑजेबल है वो एकदम स्मार्ट डैशिंग सा हीरो होगा एंड एक सीक्रेट एजेंट की तरह होगा, बट वो एकदम घोचू टाइप का इंसान था, मतलब कि एकदम मोटा सा था, डल सा इंसान था। However, when a rival spy named Max entered their room with a gun, Ozable showed his intelligence. ठीक है, अब जैसे ही राइवल यानी कि दुश्मन का धड़ अपना बंदूक लेके अंदर एंट्री मारता है एकदम ढिशुम हीरो की तरह, तो तब उसने ऑजेबल ने अपनी बुद्धिमत्ता दिखाई। कभी कभी बोलते हैं ना, बल नहीं बुद्धि चलाओ, वही उसने अपनी बुद्धि चलाई। ही कामली मेड अप अ स्टोरी अबाउट अ बालकनी आउटसाइड द विंडो। उसने एक अंट फंट सी कहानी बना दी कि मतलब बालकनी के बाहर में एक विंडो है। मैक्स बिलीव्ड इट एंड ट्राइड टू एस्केप थ्रू इट, फॉलिंग टू हिज डेथ इंस्टेड। और मैक्स बेचारा उसकी बातों में आ गया एंड वो उस खिड़की से जंप मार के कूद गया और उसकी डेथ हो गई। दिस क्लेवर ट्रिक सरप्राइज्ड फॉलोअर एंड चेंज्ड हिज ओपिनियन कंप्लीटली। बस इसी वजह से वो जो फॉलोअर जो हैंडसम मैन चाहता था, उसकी बुद्धि चेंज हो गई कि नहीं भाई ये भी काम का आदमी है। He realized that real intelligence and courage lie in quick thinking, not appearance. उसने ये महसूस किया कि मतलब जो रियल इंटेलिजेंस है, जो असली बुद्धिमत्ता है, जो असली हिम्मत है, वो तुरंत सोच में है, मतलब सोच पे डिपेंड करती है कि आप कैसे सिचुएशन पे क्या एक्शन लेते हो, ना कि अपीयरेंस पे। मान लो कोई हैंडसम सा लड़का वहीं खड़ा रहता, पता चले वो गन वाला उसी को शूट करके चला जाता, क्या करता वो अपीयरेंस का। इसलिए बोलते हैं दिल देखो दिमाग देखो और अपीयरेंस मत देखो। ऑजेबल प्रूव्ड हिमसेल्फ अ ट्रू स्मार्ट एंड रिसोर्सफुल सीक्रेट एजेंट। उसने अपने आप को पूरी तरह से एक अच्छा एजेंट, एक अच्छा सीक्रेट एजेंट, स्मार्ट सीक्रेट एजेंट, और जो भी तारीफ करना चाहो उसकी कर सकते हो तुम लोग कमेंट सेक्शन में। उसने अपने आप को ये प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको इतना सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, अभी 6 क्वेश्चंस मैंने लेक्चर नंबर 1 में कराए, 6 क्वेश्चंस मैंने अभी करा दिए हैं, तो टोटल आपके हो गए 12 क्वेश्चंस आपके इंग्लिश से हैं। सोचो कितनी आसानी से आपने बस 15-20 मिनट पढ़ के 12 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं प्रिपेयर। अब मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया, आई होप कि मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है। ऑफ कोर्स समझाया ही होगा, थोड़ी तारीफ कर देना कमेंट सेक्शन में कि आपको बिल्कुल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड आपको रटने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, आपको बस समझ के लिखने की ज़रूरत है। तो आई होप, कितनी बार आई होप बोलो, चलो लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, बाय बाय।